वीएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूटने वाला है। मोदी से कांग्रेस का भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोदी की तारीफ तो की, लेकिन उन्हें भस्मासुर भी कह दिया। बीजेपी कठोर हुई तो कांग्रेस ने जयराम के बयान को निजी राय कह दिया। सवाल यह है कि मोदी को भस्मासुर कहना क्या सही है? तथास्तु। पौराणिक कथाओं में ये राक्षस शायद आपको याद हो, जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। ऐसा वरदान भस्मासुर ने मांगा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इसी भस्मासुर की तुलना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए रमेश ने कहा कि मोदी भस्मासुर है। वो उन लोगों को खत्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया है। वो आडवाणी और तोगड़िया को खत्म कर चुके हैं। मेरा नाम भस्मासुर है। ऐसी मान्यता है कि राक्षस भस्मासुर ने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। बीजेपी के लिए तो मोदी के लिए ये सुनना भी किसी पाप से कम नहीं था। कभी इनको भस्मासुर दिखाई पड़ते हैं, कभी जो है वो यमराज दिखाई पड़ते हैं, तो कभी कोई और दिखाई पड़ता है। तो ये बौखलाहट है। चुनाव आते आते ये कहीं सड़कों पर लोग इनको जो है वो ईंटें न मारने लगे अगर इस तरह की भाषा ये बोले। मोदी को भस्मासुर बताने के साथ साथ जयराम ने मोदी की कई काबिलियत की दाद भी दी, लेकिन ये कहने के लिए उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जयराम रमेश ने यह कहने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु लालकृष्ण आडवाणी को ही निपटा दिया है। लालकृष्ण आडवाणी पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको पीछे छोड़ दिया है। एक समय लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी की ढाल बने थे, लेकिन अब लालकृष्ण आडवाणी अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं। जयराम रमेश जिन तोगड़िया का उदाहरण दे रहे हैं वो वीएचपी के बड़े नेता हैं। मोदी से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल के जमाने में तोगड़िया गुजरात में काफी कद्दावर हुआ करते थे, लेकिन 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने तोगड़िया से किनारा करना शुरू कर दिया और वीएचपी से जुड़ी संस्थाओं को आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया। जयराम रमेश ने एक तरफ मोदी को भस्मासुर कहा तो उन्हें चुनौती भी माना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने पीटीआई से कहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनाव जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जबरदस्त प्रचारक हैं। उनकी रणनीति और प्रबंधन क्षमता कमाल की है ही। वैचारिक तौर पर भी वो कांग्रेस के लिए चुनौती है। जयराम रमेश का कहना है कि बहुत बड़ी चुनौती है वो। चुनौती नहीं, उनका भस्मासुर कहा है। तो भस्मासुर किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या पार्टी के लिए, आपके लिए? भस्मासुर से अपने ही लोगों को खतरा होता है। मोदी की तारीफ कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुई। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कह दिया कि जयराम अहंकारी जीव मोदी की पार्टी ज्वाइन कर लें। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें कांग्रेस से त्याग पत्र देकर मोदी की पार्टी उनके यहाँ गुजरात में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी has said that if the honorable minister is so scared, he should join the BJP and quit the Congress party. नो, जयराम रमेश जी ने क्या कहा है और दूसरे लोगों ने क्या कहा है, ये उन्होंने अपनी किसी सोच में कहा होगा, लेकिन हम ये नहीं मानते कि जिन सज्जन का उन्होंने नाम लिया वो कोई चैलेंज है कांग्रेस के लिए। मोदी के लिए पहले भी कांग्रेस कड़वी जुबान में काफी कुछ बोल चुकी है, लेकिन अब उन्हें भस्मासुर कहा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भस्मासुर जैसी भाषा मोदी के लिए सही है? आपको बता दें, इसी मामले पर चर्चा करने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं कि क्या भस्मासुर जैसी भाषा नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल करना सही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा वीएचपी के मीडिया इंचार्ज विनोद बंसल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पीएल पूनिया जी, आपसे मेरा सवाल कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए भस्मासुर कहा गया, क्या ये सही है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी। हेलो जी पूनिया जी, मेरा सवाल आपसे। क्या शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं इस मत का हूं
कि जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जाए वो पूरी तरह से मर्यादित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। हम नीतियों से एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग दल हैं, अलग अलग नीतियां हैं, वो अलग हैं, ये राजनीति है। और भस्मासुर का किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी संदर्भ में वह इस्तेमाल किया है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के से संरक्षण प्राप्त करते थे, उनके अगवा थे, उनको मार्गदर्शन देते थे, उनके सहयोगी थे, लेकिन किस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसी और बुरी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पुनिया जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए, इस्तेमाल होता तो ज्यादा अच्छा होता कि परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। परिप्रेक्ष्य ये है, फिर आप कह रहे हैं कि भाषा का इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो या तो भाषा का आप मतलब एक बात कहें, आप दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, मेरी दोनों बात सही है। मेरा कहना यह है कि भाषा सही होनी चाहिए और इसको संदर्भ के रूप में अगर वैसे ही कहा जाए कि तो भस्मासुर है तो मैं समझता हूं आपत्तिजनक है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में कहा है, एक कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि कोई बहुत आपत्ति नहीं है। सिर्फ इसलिए मैंने कहा, मैंने एक लार्जर इंटरेस्ट में एक सामान्य बात कही और दूसरा स्पेसिफिक एक जो आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों का विवरण देते हुए अगर उन्होंने कहा कि वो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। सुधांशु जी, ये पीएल पुनिया जी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने खुद किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है नरेंद्र मोदी, और जो बयान दिए गए वो निजी राय है नेताओं की। लेकिन पीएल पुनिया जी कह रहे हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो परिप्रेक्ष्य है वो सही है। लालकृष्ण आडवाणी उनके मेंटोर थे और उनको ही किनारे कर दिया गया, लेकिन भाषा का इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं इसको, कांग्रेस पार्टी के इस बयान को? देखिए, जब भी कोई भाषा ऐसी बोली जाती है जो थोड़ी आपत्तिजनक हो तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है कि उसके पीछे की मनोवृत्ति और एक होता संदर्भ, यानी एक होता माइंडसेट और एक होता कॉन्टेक्स्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट का जो जिक्र पुनिया साहब ने किया उस पर मैं कहना चाहूंगा, वो जिस कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। और वहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मन में किसी भी प्रकार का यह भाव नहीं है कि अपने किसी भी वरिष्ठ नेता के सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी की जाए। अब रही दूसरी बात कि इस ढंग के शब्दों का जो प्रयोग होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो, कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी जी ने एक प्रकार से यमराज शब्द का प्रयोग किया था। उससे पहले कांग्रेस के मंत्री मनीष तिवारी जी ने कहा था कि वो पूरा 2002 जो है दोहरा न दे पूरे भारत में। कहने का तात्पर्य है कि इस ढंग के जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि एक जबान फिसल गई। ये लगता है कि ये एक निश्चित उद्देश्य के तहत किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे असंसदीय शब्द या अनापेक्षित शब्द निकल जाते हैं तो एक बात तो होती है कि व्यक्ति की जबान फिसल गई, एक होता है कि अगर आप लगातार देखें एक के बाद एक ऐसे शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब जबान नहीं फिसल रही, वो एक निश्चित योजना और निश्चित राजनीति के तहत बोले जा रहे हैं। निश्चित योजना समाज के एक वर्ग में भय का वातावरण पैदा करना है। निश्चित योजना, निश्चित उद्देश्य के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पीएल पुनिया जी, और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना और एक वर्ग विशेष का वोट बटोरना, क्या ये वजह है? देखिए, आपने कहा कि किसी भी बीजेपी के किसी के काडर में, किसी भी नेता के मन में ये भावना नहीं है जो कि ये कहा गया इस भस्मासुर के संदर्भ में, ये नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आडवाणी जी ने स्वयं अपने पत्र में कहा और उसने मन की वेदना प्रकट की। वो जाहिर है कि वो अपने से संदर्भ नहीं है, वो जो पार्टी में जो व्यवस्था चल रही है उसके संबंधित है। और उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत एजेंडा लेके लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश और देशवासी हमारे एजेंडा में से अलग हो गया है ब्लॉक के माध्यम से। ये मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से कह चुके, जब सार्वजनिक जो पत्र राजनाथ सिंह जी को लिखा तो वो पूरा सार्वजनिक, ठीक, वो सार्वजनिक मंच पर पत्र आ चुका। पीएल पुनिया जी से बात करेंगे, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से समय उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, आपका क्या मत है, जेडीयू का क्या मत है इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए, उस पर?
भस्मासुर कहना या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी के लिए क्या ठीक है? असामान्य नहीं है। चुनाव के 1 वर्ष है और ऐसे जुमलों के इस्तेमाल से कई बार एक रणनीतिक तैयारी का इसे हिस्सा भी आप कह सकती हैं कि जो आज देश के हालात हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाल के दिनों में जो फैसले हैं, उन फैसलों से कांग्रेस के अंदर उत्साह का संचार हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक संभावित ध्रुवीकरण उनकी परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी बयान कांग्रेस के आए हैं वो इसी दिशा में है और यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है, ये एक पौराणिक पात्र है और जो पृष्ठभूमि है वो कहीं न कहीं उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की अगर कोशिश की है तो ये उनका निश्चित अब उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अनायास ऐसे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस के तैयारी और उनकी रणनीति का हिस्सा है। कहीं न कहीं हाल के दिनों के फैसलों में कांग्रेस की बेहतरी दिख रही है। लेकिन आपके मुताबिक ये असंसदीय भी नहीं है और चुनाव क्योंकि आने वाले हैं तो इस तरह की भाषा का और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुनेंगे हम। इस पर बात करेंगे, विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या भस्मासुर जैसी भाषा नरेंद्र मोदी के लिए सही है। हमारे साथ वीएचपी के मीडिया इंचार्ज विनोद बंसल भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। विनोद जी, अभी आपने सुना राजीव रंजन जी को या फिर जो पीएल पूनिया जी कह रहे हैं कि इसका संदर्भ देखना चाहिए, संदर्भ में भस्मासुर जैसा काम किया नरेंद्र मोदी ने और ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है। आप मानते हैं कि असंसदीय नहीं है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, क्या शब्द असंसदीय है क्या संसदीय है ये तो समय समय की बात है और पार्टियों का अपना आपसी जो गुटबाजी है वो उसके हिसाब से होता है। लेकिन एक बात बड़ा सार्वभौमिक सत्य है कि पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, ऐसे सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सर्वजन हिताय हो और सब लोगों को प्रिय लगे और कम से कम कटु तो बिल्कुल ना हो, सत्य को न छोड़ें, लेकिन साथ साथ ऐसा बिल्कुल असंसदीय भाषा जैसे कहते हैं, असभ्य भाषा और जानवरी भाषा का प्रयोग ये कम से कम पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये सबके लिए लागू नहीं होता? नरेंद्र मोदी भी कभी कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने भी किया। नहीं, कोई भी हो, मैं एक व्यक्ति विशेष की या किसी पर्टिकुलर कमेंट की बात नहीं कर रहा। जब हम जनरलाइज बात करते हैं तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि उसकी भाषावली ऐसी हो जिससे लोग प्रेरणा ले सकें, उसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें, न कि उसकी क्रिटिसाइज कराएं। जो भाषा का प्रयोग बड़ा शालीनता के साथ ठीक होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी किसी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो। पीएल पूनिया जी, लेकिन राजीव रंजन जी भी ये कह रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी ये कह रहे हैं कि ये तो जो भाषा का ये जो इस्तेमाल हो रहा है ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल नरेंद्र मोदी को टारगेट करना और नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है, तो फिर पार्टी किनारा क्यों कर रही है जयराम रमेश के बयान से? देखिए, कोई रणनीति नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अगर उन्होंने भस्मासुर का शब्द इस्तेमाल किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, सिर्फ उसके संदर्भ में कहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने परिप्रेक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष में कुछ नहीं कहा है और वो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो फाड़ कर दी। यहां तक कि बड़े बड़े नेता जो गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें मौजूद नहीं रहे। जो अडवाणी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, राजनाथ सिंह जी स्वयं कहते हैं कि मैंने स्वयं उनको मना किया है और वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्होंने कहा कि मैंने अडवाणी जी को खुद मना किया है कि वो ना आए। और पीएल पूनिया जी, आपकी पार्टी को भी दो फाड़ कर दिया। आपकी पार्टी में भी बयानबाजी शुरू हो गई नरेंद्र मोदी को लेकर। हावी है, आपकी पार्टी में भी बयानबाजी शुरू हो गई। नहीं, मैं तो नहीं समझता कि इसके बारे में मैं तो इस मत का हूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी राजनीति करते हैं, उनको राजनीति करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है
और उसको अपना अधिकार है कि किससे प्रचार कराएं, किससे संचालन कराएं, ये उनका अंदरुनी मामला है। हम इसमें बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हैं। हम अपनी नीतियों के हिसाब से अपने नेतृत्व को करते हुए और हमारी राष्ट्रीय मुद्दों पर जो हमारी नियत है उसको स्पष्ट करते हुए अपना प्रचार करेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि उनके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी, लेकिन पीएल पूनिया जी जो कह रहे हैं सुधांशु जी, वो ये कि दो फाड़ कर दिए पार्टी के नरेंद्र मोदी ने, इस वजह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। देखिए, ये पुनिया साहब का अपना मत है या कांग्रेस के लोगों को यह सोचकर प्रसन्नता का अनुभव होता होगा कि दो फाड़ कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से यूनाइटेड है। अब जो यहां पर विषय है कि जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, आज भस्मासुर शब्द का प्रयोग किया गया। 2-3 महीने पहले कांग्रेस की तरफ से यमराज शब्द का इंडिकेशन किया गया था। इससे पहले एक नहीं कई बार कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बात तो बढ़ते बढ़ते 2007 के मौत के सौदागर तक जाती है। इस अगर आप पूरी श्रृंखला को देखें और इसके साथ एक और कंट्रास्ट देखिए, कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो एक तरफ एक भाषा बोलते हैं कि बाबा रामदेव एक ठग है, ये वर्ड है कोट अनकोट में, और दूसरी तरफ वो कहते हैं ओसामा जी। यानी इसका मतलब अगर आप देखें, एक तरफ भाषा बहुत असंयत है, एक तरफ भाषा जरूरत से ज्यादा संयत है। अगर आप इस कंट्रास्ट में देखेंगे चीज को तो आपको बहुत साफ नजर आएगा इसमें वोट की राजनीति है और ये योजना के तहत बोला। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो भाषा है उसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे? वो भी जब चुनाव होते हैं तब जब वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कुछ शब्दों का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जो काफी आपत्तिजनक रहे हैं। तो क्या वो चुनाव की रणनीति के तहत इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, तमाम नेताओं के द्वारा किसी न किसी समय पर कोई ना कोई ऐसा शब्द निकला है जिसपे दूसरे दल को आपत्ति रही हो। मैंने स्पष्ट किया कि ये 2 कैटेगरी की चीजें होती हैं। एक होता है कि आपने परिस्थिति विशेष में कोई एक चीज बोली, और एक होता है एक पार्टी के द्वारा, उसके कई नेताओं के द्वारा लगातार एक ही श्रृंखला में एक चीज बोली जा रही है जो एक डेफिनेट टारगेट की तरफ ओरिएंटेड है। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोलना या हमारे किसी अन्य नेता के द्वारा कभी कुछ निकला, एक जमाने में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा निकल गया था, वो चीजें कभी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं दिखाई पड़ रही हैं। यहां जो कांग्रेस की तरफ से भाषा आ रही है उसमें बाकायदा एक क्लियर कट कोहेरेंस दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, तो आपके मुताबिक ये रणनीति के तहत है और चुनाव को मद्देनजर रखकर नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर बात करेंगे। विनोद जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। भस्मासुर जैसी भाषा क्या नरेंद्र मोदी के लिए सही है? इस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी लगातार सभी बने हुए हैं। पीएल पूनिया जी, लेकिन जो लगातार एक मुद्दा उठकर सामने आ रहा है इस चर्चा के दौरान वो ये कि कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत इस तरह के बयान दे रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, सिर्फ एक ये भस्मासुर वाला बयान नहीं, इसके अलावा भी तमाम और बयान दिए गए हैं जिसमें इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये शब्दों का इस्तेमाल है और ये श्रृंखला का उन्होंने उल्लेख किया, एक श्रृंखला है इसके बयानों की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसे बयानों को एक दरकिनार किया गया है और हमेशा कहा गया कि ये व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है। इस मामले में भस्मासुर वाले जो शब्द का इस्तेमाल किया है, इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है और मेरा भी मत है, क्योंकि आप बहस कर रही हैं, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई रणनीति कतई नहीं है। असाधारण परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के इस समय हैं और उन्हीं असाधारण परिस्थितियों को उन्होंने व्याख्या की है और एक मुहावरे के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। जी पीएल पूनिया जी, लेकिन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने पहले कहा कि जो संदर्भ है, दिग्विजय सिंह से भी जब बात की गई देखते हुए उन्होंने भी कहा कि भस्मासुर तो ठीक है, वो तो कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जो चुनौती उन्होंने कह दिया वो वाले हिस्से से कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। जरूर उस पर निशाना भी साधा गया कि चुनौती है, नरेंद्र मोदी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो वो भाषा जो इस्तेमाल की गई उसको दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हाँ वो उनके परिप्रेक्ष्य में ठीक है। तो वो निशाना तो है, वो वाला निशाना तो साध रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मत की है कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए और खासतौर से राजनीति में अपने प्रतिपक्षों के जो विपक्ष में लोग हैं उनके प्रति भाषा का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और हम भी ये उम्मीद करते हैं
कि मोदी अगर कोई इस्तेमाल करते हैं सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो शब्दों का ठीक चयन करें, सही इस्तेमाल करें। तो ये मत अपना सही है। और जहां तक कोई इधर उधर का बयान जो आपत्तिजनक लगे, सामान्य रूप से आपत्तिजनक लगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उससे किनारा किया है और उससे कहा कि ये व्यक्तिगत राय विनोद बंसल जी, कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। जी विनोद बंसल जी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मीडिया इंचार्ज हैं वीएचपी के, वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विनोद। देखिए, मैं एक देखा हूँ काफी दिनों से कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता कुछ कहता है, उसका दूसरा उसका खंडन कर देता है। अब एक व्यक्ति कुछ और कहता है, वो कहता है मेरा, वो तुरंत पल्ला झाड़ देते हैं कि ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे नहीं चलेगा। सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो आदमी को न सिर्फ भाषा बल्कि उसका व्यक्तिगत आचरण भी संयमित होना चाहिए। उस संयमित भाषण के अनुसार, संयमित जो व्यवहार के कारण ही जनता उसके हिसाब से आइडियोलॉजी बनाती है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, साइना ने जब पाकिस्तानी, ये तो लागू होता है ना, ये तो सभी पर लागू होता है, हर पार्टी लागू। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात। साइना ने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की थी, आपको पता है पूरे देश के अंदर बवाल मचा था, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार उसका व्यक्तिगत मामला है, वो कर सकती है, उसने किया भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति की भावना उससे नहीं जुड़ी हुई। प्रत्येक व्यक्ति उसको अपना हीरोइन मानता है, और ऐसी परिस्थिति में अगर किसी पाकिस्तानी के साथ जाती है तो उसको एक मेंटली हर्ट होता है। तो जब व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ से समाज जीवन में रहने वाले लोगों को प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से नेताओं को भी अपनी भाषा का संयमित रखनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, अभी परसों ही मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ तो खून से सने हुए हैं। ऐसी भाषा क्या भाषा है? अगर खून से सने हुए तो तुम अभी तक क्यों चुप बैठे थे? आखिरकार क्यों नहीं कटघरे में उसको अंदर कर दिया किसी को? मैं किसी के साइड नहीं कर ले रहा, प्रश्न यही है कि इस पर प्रतिक्रिया लेंगे पीएल पुनिया जी की। सुधांशु जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुधांशु जी। देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जयराम रमेश जी ने कुछ बोला, कांग्रेस ने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार था, हमने इससे अलग किया। दिग्विजय सिंह जी कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार था। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बोला, कहा व्यक्तिगत विचार था। राशिद अलवी जी ने बोला, व्यक्तिगत विचार था। शकील अहमद साहब ने जब बंगलौर में चुनाव के दौरान विस्फोट हुए, उन्होंने कहा इससे भाजपा को फायदा होगा, व्यक्तिगत विचार था। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इन सारी चीजों को मिला के देखिए तो ये सिर्फ संयोग है या एक साथ आधा दर्जन लोग बोल रहे हैं, ये योजना है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सारी की सारी राजनीति किस लिए की जा रही है? सत्ता को पाने के लिए। मगर एक पुराने जमाने में कहावत है कि जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे तो अगर कोई अच्छी बात पॉलिटिकल बोलता था तो उसको हाथी दे दिया जाता था, और अगर बात गलत निकल जाती थी तो हाथी के नीचे, पांव के नीचे कुचलवा दिया जाता था। एक कहावत है कि बातई हाथी पाइए और बातई हाथी पांव। तो अब ये चुनाव के बाद तय होगा कि ये जो भाषा, बातों के माध्यम से कांग्रेस एक प्रपंच बुन रही है, इससे जनता उसको ऊपर बैठाने वाली है या नीचे रखने वाली है। जी हाँ, पीएल पुनिया जी इस पर प्रतिक्रिया दें आप। उससे पहले राजीव रंजन जी को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं, वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो निशाना साधने की बात हो रही है, आपने भी कहा रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, तो जेडीयू भी तो नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रही है, वो भी रणनीति है, वो भी चुनावी फायदे के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो उभार है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस ने कई दुर्ग जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई दुर्ग ढहे हैं। तो ये इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, ये 3 राज्य अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकले हैं और एक निर्वाचित सरकार झारखंड में गिरी है। तो निश्चित तौर पर एक संभावित ध्रुवीकरण में कांग्रेस की जितनी असफलताएं हैं और जो उसके खिलाफ गहरा असंतोष है, कांग्रेस अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के नए उभार में अपना देख रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा है ये अनायास नहीं है। इस तरह के बयानों की प्रतिक्रिया में जो स्थितियां बनती हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति के हिसाब से ज्यादा मुफीद लगती है। राजीव रंजन जी, उनको लगता है इससे फायदा उनको, ठीक है, ये इससे फायदा कांग्रेस को लगता है इसलिए उनको होगा। लेकिन आप जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वो मैं आपसे जवाब जानना चाहती थी। जेडीयू जो विरोध कर रहा है वो भी उसमें अपना फायदा ही देख रहा है ना, फायदा उसको होगा अलग होने से, नरेंद्र मोदी से, इस वजह से बीजेपी से अलग होने की बात हो रही है। नहीं, जेडीयू का फायदा सीधा इस देश के फायदे में जेडीयू का फायदा है। इस राज्य की जनता, 10.5 करोड़ जनता की खुशहाली में हमारा संकल्प दिखता है। हमने अगर 17 वर्षों के गठबंधन पर आज अगर विचार करने का फैसला किया है तो बिल्कुल इसलिए कि हम जो चाहते थे वो हमने कई बार बताया है। उस
उसके अनुरूप भारतीय जनता लेकिन पार्टी राजीव रंजन जी, नहीं दिख कांग्रेस रही है। पार्टी अगर और जो निशाना कुछ भी साधे दिख रहा है तो वहाँ, चुनाव के लिए वो संदेश फायदे के बिल्कुल लिए, स्पष्ट है। और आप अगर निशाना साध रहे हैं तो देश की जनता के लिए, ये दो बातें अलग अलग बातें हो गई ना, कि नरेंद्र मोदी का विरोध आप कर रहे हैं तो वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश की जनता, इसलिए कि हम तो भारतीय सुमेरा जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 वर्षों का हमारा गठबंधन है जी। और हमने अगर ये सवाल उठाए हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इससे खड़ा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मॉडरेट चेहरे के नेतृत्व में इस देश में 24 दलों के गठबंधन ने कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाई थी, और आज वो सफर घट करके 4 दलों का बचा था, जिसमें आज एक बार फिर से सवालिया निशान लगा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर देखना है कि अगर पहले पार्टी बट रही है, उसके बाद गठबंधन टूट रहा है, तो मुझे लगता है देश में इसके क्या परिणाम होंगे उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को पक्ष और विपक्ष में अभी तक चर्चा में क्या कुछ आया है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। कहना नहीं चाहिए था, पक्ष में जो तर्क है वो ये कि कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसी भाषा बोली जाती है, मोदी भी शब्दों का ठीक से चयन करें। विपक्ष में जो प्रतिक्रिया है वो ये कि एक कांग्रेस नेता पहले बोलता है, फिर कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है, चुनाव में कांग्रेस को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ पीएल पुनिया जी भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। पीएल पुनिया जी, ध्रुवीकरण हो, फायदा मिले कांग्रेस पार्टी को, क्या इस वजह से ही यही लगातार बात निकलकर चर्चा में सामने आ रही है? सभी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वजह से इस तरह के बयान दे रही है, या कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनसे बाद में पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जयराम रमेश जी एक बहुत ही संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहले कभी उनकी कोई शिकायत नहीं हुई, और ये शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया है किसी संदर्भ में, तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि एक श्रृंखला है, एक सोची समझी रणनीति है, वो पूरी तरह से गलत है। और ये कांग्रेस पार्टी ने मर्यादा का इस्तेमाल किया है। जब अगर कोई बयान ऐसा नेताओं के द्वारा हो जाता है कि जो सही ना लगे, उससे किनारा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो मर्यादा भी नहीं है। कितनी बार मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है या बाकी अन्य जिनों का इस्तेमाल होता है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई मर्यादा का पालन नहीं किया, और ये नहीं कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कम से कम ये मर्यादा है, और अगर समझती है कि कोई आपत्तिजनक शब्द है तो उससे किनारा कर लिया, और कहा गया कि इन नेताओं का व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह। पीएल पुनिया जी, वरिष्ठ नेता बार बार अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वो क्यों ना चुनावी रणनीति से उसे जोड़कर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी क्योंकि अब सामने एक चुनौती है और उनको चुनौती कांग्रेस पार्टी समझ रही है, इस वजह से इस तरह के बयान उनके लिए आ रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि भाई आप गलत बोलो फिर किनारा कर लो, हर बार गलत बोलो किनारा कर लो। मतलब कम से कम कुछ तो अपनी कोई सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दे दिया, और पार्टी के लाइन के अनुसार नहीं है तो ठीक है, उनके से किनारा कर कह दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय। पहले आदमियों को पार्टी के लाइन पे नहीं करना चाहिए। आदमियों को कम से कम पार्टी के जो नेता हैं उनको पहले लाइन पे लाओ। मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और फिर उसके बाद में इस पर काम करें। दूसरा एक और बात भी है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी चलो भस्मासुर की बात आई भी है, तो ये भी कम से कम स्पष्टीकरण रहे कि भस्मासुर किसके लिए? क्या कांग्रेस अपने आप को भस्मासुर से डर रही है क्या? एक बार पता लगे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। बीजेपी तो खंडन भी नहीं करती। ये आरोप पीएल पुनिया जी का, और जनता पार्टी जी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है पीएल पुनिया जी, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, और आपके अपने सहयोगी जो अभी तक सहयोगी हैं जेडीयू, उनकी तरफ से भी तो नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, जो राजीव रंजन जी ने कहा उस बात के इस पक्ष में सहमत हूं। ये सब कुछ चुनावी रणनीति के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, इन सारी चीजों से ध्यान बटाने के लिए एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि वास्तविक अर्थों में भस्मासुर कहा जाए तो इस देश में यह कांग्रेस भस्मासुर है, जिसने कि 66 साल में 56 साल तक इस देश पर राज किया है, और उसके बाद ये अपने मुंह से बोलते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल में हमें 2/3 लोगों को भरपेट भोजन देने की जरूरत है। जो लोग ये बोल रहे हैं तो आखिर में हकीकत में देखें तो इस देश के ऊपर शासन करके 56 साल में जिस मुकाम तक लाए हैं वो तो कांग्रेस पार्टी है। जी पीएल पुनिया जी, संक्षेप में समय खत्म हो गया। पीएल पुनिया जी, प्रतिक्रिया दे सकते हैं आप?
सुधांशु जी दो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। ये मोदी को आपने उतारा इसलिए है, हम पे आरोप क्यों लगाते हैं? हम तो कभी ये इसका इस्तेमाल नहीं करते, कभी हमारी नीति नहीं रही है। सब पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, सब वर्ग साथ लेके चलते हैं। इतना ही समय, माफ कीजिएगा, इतना ही समय हमारे पास।